भैया आप बुनियादी तौर पे एस्थेटिक फिजिशियन है, ये फरमाइएगा कि एस्थेटिक फिजिशियन में और डर्मेटोलॉजिस्ट में बेसिक फर्क क्या होता है और इनकी लिमिटेशंस में क्या फर्क होता है, ये तो जरा बताएं हमें। एक्चुअली हर डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो एस्थेटिक फिजिशियन भी होता है जी बिल्कुल, और हर एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट भी होता है। नहीं सर। अच्छा, और दोनों की फीस में भी फर्क होता है। हाँ, फीस तो टका के फर्क होता है। सर डर्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली क्वालिफाइड FCPS पार्ट 2 कंसल्टेंट को कहते हैं, जिनकी डोमेन में डर्मेटोलॉजिकली डिजीज को ट्रीट करना आता है। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि स्टैटिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है पाकिस्तान में, तो साफ साफ जरा खुल के बात करें ना कि अब इसमें पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि हर डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो एस्थेटिक फिजिशियन बनने पे मजबूर हो गया है। मजबूर हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि डर्मेटोलॉजिकली डिजीज के पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। पेशेंट नहीं है, वो डॉक्टर्स ने घेरे हुए हैं, उनको जबरदस्ती पेशेंट बनाया हुआ है। ये आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते। चले इसी तरह जिस तरह बंदा खलोता खुला हकीम ने कहना तेरी अखां पीलियां हो रही हैं। और स्टैटिक फिजिशियन बेसिकली जो MBBS ग्रेजुएट MBBS या BDS करने अच्छा। के बाद डिफरेंट ट्रेनिंग्स लेते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स लेते हैं, और जिनका इस स्टैटिक मेडिसिन में या स्टैटिक ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उसको हम स्टैटिक फिजिशियन कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें जो क्वैकरी है जी, वो किस हद तक खौफनाक है और उसके रिजल्ट आपको कहाँ तक भुगतना पड़ते हैं जब आपके पास कोई 10-15 ट्रीटमेंट्स लेने के बाद, प्रोसीजर्स करवाने के बाद किसी क्वैक के हाथों आपके पास लुटा पिटा पेशेंट पहुंचता है या लुटी पिटी पेशेंट पहुंचती है, तो फिर आपके गुस्से का जो आलम है, दर्जा हरारत कहाँ तक जाता है? सिर्फ 90% तो क्वैक ही हैं जो स्टैटिक ट्रीटमेंट्स को रन कर रहे हैं, जिसमें सैलून ट्रीटमेंट्स बहुत आजकल हर सैलून वाले ने हाइड्रा फेशियल मशीन रखी हुई है, IV ग्लूटा ड्रिप्स दे रहे हैं, PRP करवा रहे हैं, तो ये एक्चुअली बहुत गलत है, नाइंसाफ़ी। और इसमें हमें अपने ऑडियंस को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जब आप स्टैटिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप एक डॉक्टर की क्वालिफिकेशन को ज़रूर पूछा करें, ये आपका बेसिक राइट है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, और क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। और जब ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं, जो बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो पॉलर से ब्लीच करवा के, हाइड्रा फेशियल करवा के, पील और करवा के, मेलाज़मा और हाइपर पिगमेंटेशन के साथ आते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि डॉक्टर उनको ओवरनाइट ठीक कर दे, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें काउंसल करना पड़ता है, क्योंकि सैलून में वो उनको इस तरह घेरते हैं, इस तरह उनको कहते हैं कि आप बस एक ट्रीटमेंट लें और आपकी स्किन ग्लास स्किन हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। जादुई काम होगा, करिश्माती काम होगा, आप बदल जाएंगी, जी, ऐसा नहीं आप होता। फलां एक्ट्रेस से मिलेंगी, फलां से मिलेंगी। हाँ, फिर मिलती कैसे कि जी आगे इनसे मिलने नहीं आ रही कहीं, कहते वो तस्वीर लगी है, इनसे मिलने। अच्छा वजीहा, एज ए एस्थेटिक्स क्वालिफाइड डॉक्टर हैं आप, हमें ये बताएं कि ऐसी कौन सी प्रोसीजर्स हैं जो सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाने चाहिए? अच्छा, इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, नॉन इन्वेजिव हैं, मिनिमली इन्वेजिव हैं, एंड इन्वेजिव हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वैसे तो तीनों ही आपको किसी क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविजन में करवाने चाहिए, लेकिन अगर बहुत कोई वो है तो मिनिमली इन्वेजिव, जिसमें PRPs आ जाती हैं, केमिकल पील्स हैं, इसके अलावा हेयर रिमूवल लेजर्स ऑल्सो, क्योंकि वो लेज़र बेस्ड एक प्रोसीजर है जिसमें टेक्निकलिटी बहुत मैटर करती है, और अगर उसकी जो इंटेंसिटी है ऊपर या नीचे हो जाए तो वो साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोफाइलो, बोटॉक्स, फिलर्स, ये सब चीज़ें एक क्वालिफाइड स्टैटिक फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट से करवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे व्यूअर्स को बता दें कि प्रोफाइलो ट्रीटमेंट क्या है? प्रोफाइलो बेसिकली स्किन बूस्टर, जो लोगों की स्किन जो होती है वो बहुत सैगीनेस और लैक ऑफ हाइड्रेशन की वजह से बहुत डल रहती है, तो एक स्किन बूस्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है स्टैटिक ट्रीटमेंट में, जिसमें हम हर पेशेंट को 6 मंथ के गैप से ये इंजेक्ट करते हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये आपके मॉइस्चर को रिगेन करता है, आपकी हाइड्रेशन मेंटेन करता है, और आपके टेक्सचर को ब्राइटन अप करता है। अच्छा विजय, ये बताएं कि सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि खवातीन के पतले होंठों की तारीफ होती थी, फूल की पंखड़ी। अब ये एंजेलिना जूली की साजिश थी कि उसने मोटे होंठों पे लगा दिए पूरी दुनिया को? नहीं, एंजेलिना जूली ये नसीम डिक्की की साजिश थी। यार मैंने तुम्हें बचाने की तारीफ वाली कर ली, एंजेलिना जूली को कर दिया। नहीं, ये नसीम डिक्की की साजिश थी, कर दिया बैलेंस।
नहीं, ये अचानक इतनी बड़ी चेंज कैसे आ गई कि पतले होंठों से अब पूरी दुनिया जो है मोटे होंठों पे आ गई है? ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है जो कि हमें हाँ। बहुत ज़्यादा वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। हम सोशल मीडिया देख के हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं। तो जो आप पतले और मोटे होंठों की बात करें, बेसिकली ये फिलर्स होते हैं। वो एवरी गर्ल आजकल, आपको पता है, वो चाहती है कि बस हमें भी एक्ट्रेस या मॉडल लुक चाहिए, हाँ। हमें भी वैसे ही अपने आप को बनाना है। तो इसलिए वो उनकी एग्जाम्पल देते हैं और वो आप पे सूट करें या ना करें, हाँ। लेकिन अब आजकल की लड़कियों को करवाने हैं। लेकिन ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि देखिए, हर कैंडिडेट इज नॉट अ कैंडिडेट ऑफ लिप फिलर। ये आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा ना। अगर हम अपने पेशेंट को गाइड ना करें कि आपके लिए ज़रूरत ही नहीं है, तो हाँ। फिर वो कैसे पेशेंट? अच्छा, एक मिनट, ये बताइएगा कि जब एस्थेटिक फिजिशियंस ये कहते हैं कि ये हमारा काम है बताना, तो ये किसी मर्ज की तशखीस तो नहीं है ना? जी ये तो सर। खूबसूरती का मामला है। तो ये तो पेशेंट ओन चॉइस है कि पेशेंट तो है ही नहीं है, वो जो भी आपके पास आता है Client आता है। वो उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो ये कह दे कि जी मुझे अपने होंठ मोटे अच्छे लगते हैं, हाँ। मैंने मोटे करवाने हैं। तो फिर डॉक्टर की चॉइस कैसे आ गई? डॉक्टर की सजेशन कहाँ जाती और है? वैसे भी डॉक्टर क्यों मना डॉक्टर करेगा? तो ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता है ना कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर वो एक पेशेंट कहता है कि जी मेरे होंठ मोटे कर दें, मुझे पतले नहीं अच्छे लगते, तो आपको कर देने चाहिए। फिर हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि अब वो जो फिलर लिप्स जो है उस पे सूट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ हमें हर तरह से साइड इफेक्ट्स हो गए या अच्छा। जो पोस्ट केयर या आफ्टर केयर जो भी उस पेशेंट की है, हम उसको बताना। ये पेशेंट का फाइनल डिसीजन होता है कि उसने ये प्रोसीजर लेना है कि नहीं लेना। अच्छा, मुझे ये मैं तो बताइएगा- डॉक्टर हूँ ना, मैं तो कहूँगा पहले बॉक्सिंग खेलो। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो एस्थेटिक की दुनिया में एक हर दूसरे बंदे से मैं सुनता हूँ कि जी आप ये फलां प्रोसीजर करवा लें, वो जी यूं ठीक हो जाता है, कोई हीलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं जी, मैं तो खुद अपना कर लेती हूँ। डॉक्टर्स कह रही हैं और ड्राइव करके वापस जाती हूँ। ये ओवर एग्जैजरेशन जो है ये प्रॉब्लम्स नहीं पैदा करती? इवन हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये बिल्कुल ही कुछ नहीं होता और ये जी अब अगले दिन पता भी नहीं चलता है, ऐसा होता तो नहीं है ना? प्रॉब्लम्स तो आती हैं, आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ ना कुछ। हर प्रोसीजर का कोई ना कोई एक डाउन टाइम होता है। अगर आप ये कहें ना कि हम एहतियात करना मरीज़ की ज़िम्मेदारी है, और ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें आपको आफ्टर केयर ज़रूरी ना हो ना। चाहे वो हेयर रिमूवल लेज़र हो, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो PRP या कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट हो, तो हम अपने पेशेंट को हमेशा गाइड कर सकते हैं, बाकी पेशेंट पे। एंड आई डोंट नो कि कौन से डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आप कुछ भी कर। अच्छा डॉक्टर वजीहा, आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वैसे तो आप सारे प्रोसीजर्स के लिए इंटाइटल्ड हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि आप सबसे अच्छा कौन सा प्रोसीजर करती हैं जो आपको लगता है कि मैं ये दी बेस्ट करती हूँ? ये देते मेरा हाथ सीधा हो गया। हाँ। वैसे तो मैं हर तरह का प्रोसीजर कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे PRPs हो गई, बूस्टर्स हो गए, स्किन बूस्टर्स, इसके अलावा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर आइज़, अंडर आइज़ और स्किन रिजुविनेशन के जो प्रोसीजर्स होते हैं या एंटी एजिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें मेरी बहुत अच्छी महारत हासिल हो चुकी है। अच्छा, ये भी आपने क्या बोला है, पोली आइज का क्या बोल रही हैं आप? जिनके हल्के बहुत ज़्यादा आंखों पे पड़ जाते हैं, काले स्याह हल्के, उनके हाँ। लिए क्योंकि एस्थेटिक। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ जी, मैं तो अपने हल्के चुंदा ही नहीं, मेरे हल्के चुंदा और बंदा खड़ा होना। अच्छा, ये बेसिकली एस्थेटिक ट्रीटमेंट एक इंट्रोड्यूस करवाया गया उन सब लोगों के लिए। ये इंजेक्शन होता है, इसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके कोलेजन सिंथेसिस करवाते हैं। जो स्याह हल्के हमारी ख़वातीन में या किसी भी एज ग्रुप में जो पढ़ते हैं, उनकी एक रूट कॉज होती है कि कोलेजन बनना बंद हो जाता है। सही है। तो वो उसका एक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं फॉर अंडर आइज, जो कि आपकी आई के नीचे जो अंडर आई स्किन रिजुविनेशन कराता अच्छा है। डॉक्टर साहब, अब आप हमें ज़रा खुल के बताएं कि ऐसा कौन सा एक प्रोसीजर है जो आप एज ए डॉक्टर भी मना करती हैं कि भाई इसे अवॉइड ही करें? मेरे ख्याल से वाइटनिंग ड्रिप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है सही। हमारी आवाम में। हर कोई गोरा होना चाहता है, तो अगर आप असल रियल कैंडिडेट नहीं है, सूटेबल कैंडिडेट नहीं है इस चीज़ के, तो आपको ये ट्रीटमेंट कभी भी नहीं लेना। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। बहुत सारी ख़वातीन आपके पास आती हैं, ऑब्वियसली अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए आती हैं, तो आप ज़रा अपने तजर्बे की रोशनी में इस बात का जवाब दीजिए, पाकिस्तानी मर्दों की पसंदीदगी का म्यार क्या है? ऑप्शन नंबर 1 लंबा कद, ऑप्शन नंबर 2 खूबसूरत शक्ल, ऑप्शन नंबर 3 दौलतमंद फैमिली, ऑप्शन नंबर 4
नेशनैलिटी होल्डर। जवाब ਇਹ ਤੇ सही ਗਾਣਾ ਵੀ देना। ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਉਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਤੋਂ ਹੱਦ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ चले जी, आपकी चॉइस तो आ गई, ये अब आप 4 गाने आ बताइए। गए ना जी मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं उनको खूबसूरत शक्ल चाहिए होती है। नहीं, खूबसूरत शक्ल में क्या चीज ज्यादा गोरा रंग। गोरे रंग का जमाना होगा, कभी न पुराना। कभी किसी ने आके आपसे ट्रीटमेंट करवा के सारा पैकेज पुकेज करवा के बाद में कहा बाजी थोड़े जे पैसे तो घट करो बहुत दफा ऐसा बहुत एकदम मतलब आ सकते जब आपने वो नहीं सुना हुआ कि प्लास्टिक सर्जरी करवानी है कितने पैसे, तो वो कहता है 1.5 लाख। आगे से जवाब देते हैं कि अगर प्लास्टिक में घरों ले आवा तो फिर किन्ने पैसे। डॉक्टर भी कहता जिथे प्लास्टिक ले आ सकना अपना डॉक्टर नहीं ले आ सकता